अच्छा, तो हम लोग अम, अब शुरू करने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जर्नी। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गोइंग फॉरवर्ड अगले 6 महीने का, वो ये है कि वी वी कैन डेवलप आवर ओन कंप्लीट एप्लीकेशन। इवेंचुअली हमने मर्न स्टैक पे जाना है। मर्न स्टैक के अंदर क्या चीज़ें हैं? वी वांट टू बी एबल टू स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस, तो उसके लिए वी यूज MongoDB, द M इन द मर्न। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अगर इसको लिख भी सकूँ तो इट विल बी नाइस। लेट्स सी, शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, like this is good। अच्छा, तो we have MERN stack like this। अच्छा, MERN stack में क्या होता है कि we want to be able to do a couple of different things। एक complete application development करनी है अगर, तो एक तो हमें चाहिए कुछ बेसिकली एक डेटाबेस काइंड ऑफ थिंग जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकें। तो उसके लिए वी यूज MongoDB। अच्छा, MongoDB इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। अच्छा, नो एसक्यूएल से क्या मतलब है कि पहले दौर में, अभी भी चलते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस की यूसेज अभी भी हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस कहते हैं इनको। और रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या होता है कि यू हैव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल्स एंड कॉलम्स। जैसे एक्सेल शीट होती है ना, उसके अंदर यू हैव रिलेशनल डेटा जो इस टाइप के फॉर्मेट में सेव होता है जैसे आप एक्सेल में सेव करते हैं, और फिर वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं डेटा को, और वो फिर उनकी आपस में डिफरेंट टेबल्स की रिलेशनशिप्स बन जाती हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेसेस। अच्छा, लेकिन हम जा रहे हैं MongoDB साइड पर, जो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स नहीं होते जिनके अंदर सेल्स एंड कॉलम्स एंड रोज के अंदर डेटा सेव हुआ हुआ। इंस्टेड हम लोग MongoDB के अंदर की वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा सेव करते हैं। अच्छा, तो ये हाईली स्केलेबल होते हैं और काफ़ी फास्ट होते हैं। तो दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड मर्ज स्टैक के अंदर। नॉर्मली विल यूज MongoDB। अच्छा, देन वी हैव आवर फ्रंट एंड। अच्छा, इसके लिए विल यूज एक्सप्रेस एंड रिएक्ट। मैं इनको मिला ही देता हूँ, एक्सप्रेस एंड रिएक्ट। इससे हमारा फ्रंट एंड बनेगा, जो आपको जो फ्रंट पे नजर आएंगी ना चीजें, जैसे अगर डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं तो विल बी यूजिंग रिएक्ट, और अगर मोबाइल पर है, मोबाइल एप्लीकेशन बन रही है, तो विल यूज रिएक्ट नेटिव। अच्छा, दिस विल गिव यू लाइक दी रिएक्ट जो है, रिएक्ट आपको देगा जो वेब वर्जन है फॉर लाइक desktops and laptops and that kind of thing। ठीक है। और React Native क्या करेगा कि it will give us a UI, बेसिकली एक एप्लीकेशन आउटपुट करके देगा जो कंपैटिबल होगी एंड्रॉयड के साथ और iOS के साथ। तो ये दोनों बिल्ड हमें करके देगी। नॉर्मली क्या करना पड़ता कि अगर आपने एंड्रॉयड के लिए काम करना है तो यू विल हैव, फॉर एंड्रॉयड आपको कोड करना पड़ता। पहले जावा पे होती थी, अब जो है गूगल ने कॉटलिन पे मूव कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने नॉर्मल जैसे क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग जो चल रही होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की, अगर उसको एक चीज होती है, देयर समथिंग कॉल्ड नेटिव एंड देयर समथिंग कॉल्ड हाइब्रिड। नेटिव से क्या मतलब होता है कि जो प्लेटफॉर्म है उसका अपना नेटिव कोड। तो एंड्रॉयड के लिए अगर आप नेटिव एप्लीकेशन बना रहे हैं तो पहले वो जावा में बन रही थी, अब गूगल ने कॉटलाइन पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, और रनिंग आउट ऑफ स्पेस। अच्छा, और हमने अगर iOS पे काम करना है तो iOS विल बिलोंग टू एप्पल। और एप्पल ने क्या किया हुआ था कि पहले ज़माने में देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सी, और ओवर टाइम ये थोड़ा सा पुराना हो गया, तो एप्पल ने एक और लैंग्वेज पे शिफ्ट कर दिया कॉल्ड स्विफ्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या कि इसको क्लियर करना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं इसको ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ ये सब। अच्छा, तो
रिएक्ट नेटिव क्या करता है कि इट गिव्स अस अ हाइब्रिड एप्लीकेशन जो कि नेटिव कोड जनरेट करता है फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस। ठीक हो गया। तो दिस वे हम क्या होगा कि अगर हम नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने जाएंगे फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड आईओएस एप्लीकेशंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन अलग कोड करें इन कॉटलिन और आईओएस की एप्लीकेशन अलग कोड करें इन स्विफ्ट, और इनकी अलग अलग फिर टीम्स बन जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फिर काम भी बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल कोड को आपने कोड करना पड़ता है, उसको टेस्ट करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, उसको डिप्लॉय करना होता है, वो सारी चीज़ें, दिस ऑल बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिएक्ट से फ़ायदा क्या होता है, इन रिएक्ट नेटिव हमें एक सिंगल एप्लीकेशन कोड बेस को मेंटेन करना होता है रिएक्ट नेटिव का, और ये आउटपुट हमें करके दे देता है एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए, दोनों की एप्लीकेशंस, और फिर उनको हम ऐप स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इसमें एडवांटेजेस रहती हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि गिव्स यू अ सिंगल कोड बेस, और इसमें आपकी एक छोटी टीम हो सकती है जो रिएक्ट नेटिव पे काम करती है। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नेटिव के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाते अर्ली स्टेजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो नया आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करेगा, तो जो जिस वक्त वो रिलीज करते हैं ना नया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कंपैटिबल होता है, अगर आपने लेटेस्ट एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो वो स्विफ्ट के साथ चलेगा ओनली, क्योंकि वो एप्पल ने एक क्लोज सोर्स उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो वो आईओएस, तो वो जब तक रिलीज नहीं करते किसी को पता ही नहीं होता कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इस वजह से रिएक्ट नेटिव तैयारी नहीं कर पाता बिफोर एंड, और कुछ टाइम मिल जाता है इन द बिटवीन, कि जब iOS का नया वर्जन आता है और नए फंक्शनैलिटीज आती हैं, तो रिएक्ट नेटिव उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता जो नए फीचर्स होते हैं। ठीक है, ओल्ड फीचर्स तो रहते ही हैं। अच्छा, तो कुछ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से टाइम के बाद रिएक्ट नेटिव जो है उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, एंड देन यू हैव देम अवेलेबल इन रिएक्ट नेटिव एज वेल। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हो। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी सिंपल होती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो क्लाइंट्स आप जिनके साथ काम करेंगे, दे आर नॉट रियली गोइंग टू बी यूजिंग some of those advanced features। कुछ ऐप्स होती हैं लेकिन वो बहुत कम होती हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस रिएक्ट नेटिव सपोर्ट कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो सक्सेसफुल। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, I'll just seek the question। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, नासर। जी सर, ये मैंने यही क्वेश्चन करना था कि जो एप्पल जो है वो तो क्लोज है और वो एक्सेप्ट ही नहीं करता किसी और लैंग्वेज में सिवाय स्विफ्ट के। हाँ हाँ मैंने हाँ जो जो रिसर्च की थी। हाँ हाँ हाँ, आप जो है ना तो एप्पल का प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्ट नेटिव के थ्रू वो डेवलप हो जाता है। ये रिएक्ट नेटिव का फायदा है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं, ऐप बना लेते हैं रिएक्ट नेटिव से हाँ और हम उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो एप्पल इजाजत देता है कि हम डिप्लॉय कर दें और वो एक्सेप्ट कर बिल्कुल, लें? क्योंकि होगा ये कि रिएक्ट नेटिव प्रोड्यूस क्या करके देगा, वो एप्पल की फाइल ही प्रोड्यूस करके देगा, दैट्स व्हाई इट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है। और सर मेरा एक वो जानने वाला ही है, वो हम्म एंड्रॉयड डेवलपर्स है, ठीक है। हम्म, तो वो कोटलिन में शिफ्ट कर रहे हैं जो आपने अभी बताया, राइट ठीक राइट। है। लेकिन वो कहते हैं कि जो प्रेफर करती है ना कंपनीज वगैरह जो इधर, वो एंड्रॉयड डेवलपर ही प्रेफर करती हैं कि आप अच्छा, नेटिव नेटिव हाँ एप्लीकेशन डेवलपर हो तो फिर ही आपको जॉब मिलेगी। हाँ, अच्छा, इसमें ना असल में कौन से कंपनीज प्रेफर करती हैं यहाँ की? ये हाँ जी, लाहौर में, जी जी। अच्छा अच्छा, असल में मसला ये है कि यू हैव टू लुक एट द रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, राइट। जी ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं उनको नेटिव एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जो कंपनीज होती हैं ना उनके लिए फ़ायदा होता है कि वो पुश करें कि सेपरेट प्रोडक्ट बने। अब सेल करना होता है ना, बिजनेसमैन है ना सारे हम्म तो हम्म वो इनके लिए फ़ायदा क्या है कि वो काम फैलाएं। ठीक है, तो
मेक सेंस कि एंड्रॉयड की ऐप अलग बनाएंगे, iOS की ऐप अलग बनाएंगे, अलग अलग चार्ज करेंगे, ये दो दो टीम्स बनाएंगे, राइट? तो फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव जो कंसल्टिंग या सर्विसेज में है, अगर उनको क्लाइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो दे आर रेडी टू पे देम डबल मनी, कि एंड्रॉयड की टीम के अलग पे करेंगे, iOS की टीम के अलग पे करेंगे, तो वो फिर इसी को पिच करेंगे, बिकॉज दोनों जगह पे वो मार्जिन रखेंगे अपना, राइट? अच्छा, अगर आप लेकिन किसी टेक्निकली कॉम्पिटेंट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, जो कि आप करेंगे, बिकॉज जिस एरिया को हम लोग टारगेट करने जाएंगे आगे चल के, वो आपका क्लाइंट इतना मासूम नहीं होगा, ठीक है? उसको पता होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जो क्लाइंट्स कॉम्पिटेंट हैं टेक्निकली, दे विल आस्क यू टू बिल्ड इट ऑन हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनका कॉस्ट सेविंग होगी ना, ठीक है? अच्छा, अगर उनको कॉस्ट सेविंग करनी नहीं है ना, तो वो फिर पाकिस्तान काम नहीं भेजेंगे, ठीक ठीक है ना? ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था कि हाँ। मैं जॉब्स वगैरह देख रहा था, हम्म। उसमें मन भी था, मीन भी था, हाँ, जो वो बिल्कुल मांग रहे थे, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, सही। उसमें एक टर्म लिखी हुई थी कि लेस स्लैश सैस, हाँ, ठीक है, लेस ठीक है, स्लैश सैस, इसकी मुझे ठीक। समझ नहीं लगी ये क्या है। और काफी चीजें थी जो मैं आगे जाके मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अभी हाँ, फिलहाल यही है हाँ। कि इसका मुझे थोड़ा सा चल, आइडिया हो। लेस जो है ना, वो इट्स लाइक CSS काइंड ऑफ थिंग, वो बूटस्ट्रैप के साथ चलता है, जो एक प्री कॉन्फ़िगर्ड UI की जो डिजाइनिंग होती है ना, इट्स लाइक अ हाँ, स्टाइल शीट। और जो SaaS का बोला है आपने, दैट्स जस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो नहीं अपनी, सर, वो नहीं नहीं, वो एस डबल ए एस है ना, ये एस ए डबल एस है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये दोनों जो है ना, ये दीज आर फॉर्म्स ऑफ CSS, जो प्री कॉन्फ़िगर्ड स्टाइल शीट्स होती हैं, जो जी आप प्रो, एक तो होता है ना कि CSS आप लिखें तो फ्रॉम स्क्रैच लिख लें, जैसे अभी हम इस कोर्स में करेंगे मॉड्यूल जी बी जी। के अंदर। आगे चल के विल यूज द डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल, एक उसके अंदर यू हैव दीज लेस एंड काइंड ऑफ थिंग्स। उसमें क्या होता है कि एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, जैसे बूटस्ट्रैप होता है ना, बूटस्ट्रैप का एक क्या कहते हैं, एक प्लगइन टाइप का होता है, कि उसको आप प्रोग्रामेटिकली उसको अपडेट कर दें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप हार्ड कोड करें जाके एक ठीक होगी, इनके कॉन्फ़िगरेशन। ऑलरेडी कोई चीज बनी होगी वो हम हाँ हाँ, डिफरेंट। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है बेसिकली, उसको आप अपडेट कर दें तो वो बूटस्ट्रैप को पूरा अपडेट करके आपको दे देता है वो। चलो ठीक है, तो ये भी इस कोर्स में शामिल होगा ये चीजें सर? नहीं, उस साइड पे हम लोग इतना नहीं फोकस करेंगे, विल फोकस ऑन दी, इस कोर्स में हम लोग ज्यादातर जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना चाहेंगे मॉड्यूल बी के अंदर, क्योंकि दैट्स द फाउंडेशन। मैं इसीलिए ना यहाँ पर अभी जिस तरफ ये डायरेक्शन लेके जा रहा था, जो मर्ज स्टैक की बात कर रहा था ना, क्योंकि अभी तो हम मर्ज स्टैक कर नहीं रहे, लेकिन मैं उस तरफ पॉइंट कर रहा था कि वाई आर वी फोकसिंग ऑन जावास्क्रिप्ट, इतना टाइम हम मॉड्यूल बी पे क्यों लगा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट का नाम नहीं सुना कहीं पे भी इसके अंदर, अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया, तो लेकिन जी अभी जी। अभी करता हूँ तो इट विल क्लियर अप, ठीक ठीक है, है? थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अच्छा, so this is why we use React Native and hybrid platforms, ठीक है? ज़्यादातर जो मैंने देखा है, हमारे पास थे, हम we do have native developers as well, मैंने क्लाउड के अंदर we do have Android developers, we working on Kotlin and Swift के लिए हमारे पास iOS के भी developers हैं, लेकिन हमने देखा क्या है कि जो ज़्यादा successful developers हैं वो React Native वाले हैं, इनको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलते हैं, they make more revenues, they make more profits। और जो नेटिव वाले जो डेवलपर्स हैं ना, इनको मसला ये होता है कि देयर इज काम भी कम है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, स्पेशली ऑन iOS। तो दिस गेट्स टफ अगर आप नेटिव डेवलपर हैं जो फ्रीलांसिंग या आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर ये वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, दे आर नॉट रियली लुकिंग टू, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, दे नीड मोर, लाइक क्या कहते हैं, वो हाई क्वालिटी ढूंढ रहे होते हैं, एंड उनको लगता नहीं है कि पाकिस्तान से या ऐसे, क्योंकि बिकॉज वी आर लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ अमेरिका में, तो दैट्स वाई इन लोगों को लगता है कि यार यहाँ पर कैसे होगा कोई, तो इट्स अ बिट ऑफ अ स्केप्टिकल टाइप का क्लाइंट नहीं होता जो, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं।
जिसकी वजह से अगर आप Kotlin पे या Swift पे काम कर रहे हैं, या तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेवलपर हैं तो यू कैन गेट अ स्टेडी फ्लो ऑफ वर्क, अदरवाइज इट गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आप compete कर रहे होते हैं डेवलपर्स के साथ जो यूरोप में और यूएस वगैरह में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के डेवलपर्स हैं। तो अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज देखें, जो ज़्यादातर एप्लीकेशन है ना उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पता लगेगा। रिएक्ट नेटिव विल परफॉर्म जस्ट एज गुड एज ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अगर कुछ बहुत ज़्यादा जो गेम्स टाइप की चीज़ें हैं, देन यू विल हैव अ लोअर परफॉर्मेंस ऑन रिएक्ट नेटिव, फिर इसमें Kotlin और Swift की तरफ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। लेकिन अगेन ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उस टाइप की होती नहीं है। Another question. जी सर मोइस। मेरा सवाल है, जैसे आपने अभी रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट के बारे में बताया कि रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड और रिएक्ट वेब के लिए यूज होती है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर जो रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनी हुई है जो वेब पे भी चल रही है करंट, वो ही उसी का कोड बेस हम यूज करें और जो है वो मोबाइल ऐप में कन्वर्ट हो जाए, या तो फिर हमें फिर दोनों कोड अलग अलग जो है करने पड़ेंगे, या कोई ऐसी लाइब्रेरीज मौजूद है जो उसको पूरे के कन्वर्ट कर दे इसको? टू स्विफ्ट? नहीं नहीं, मैं रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की बात कर रहा हूँ। हाँ जैसे एक एप्लीकेशन पूरी अभी रिएक्ट पे बनी हुई है, सही है, वो हाँ चल रही है, ब्राउजर पे चल रही है, लेकिन अगर उसी एप्लीकेशन को हमें अगर मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करना हो, तो हाँ। उसके लिए क्या हमें रिएक्ट नेटिव पे पूरा नया कोड करना पड़ेगा? असल में वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता वो कन्वर्ट करना, वो काफ़ी इजीली हो जाता है। मतलब हमें पूरी नई एप्लीकेशन ही लिखनी पड़ेगी उसके अंदर? हाँ, लेकिन उसमें ये होता है कि क्योंकि इट्स इंजन सेम यूज हो रहा है ना, तो रिएक्ट नेटिव का कुछ सिंटैक्स वगैरह हमने चेंज करना होता है, अदरवाइज वो इतना मसला नहीं होता। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। तो दिस वाज अबाउट रिएक्ट। अच्छा, तो हमने देखा कि वी हैव आवर डेटाबेस, वी हैव आवर यूआई फ्रंट एंड रिएक्ट के ऊपर और रिएक्ट नेटिव के ऊपर, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड नोड.जेएस। अच्छा, नोड.जेएस क्या चीज़ है? इट्स बेसिकली वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट जो हमारा जो बैक एंड है ना उसको काम करते हैं। क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है ना, हमने क्या चीज़ें देखी हैं, दो चीज़ें। एक तो डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा, तो वहाँ पे तो डेटा रेस्ट कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ है जो आपकी यूआई है जो हम रिएक्ट में बना रहे हैं। अच्छा, तो दोनों जगहों पे कोई लॉजिक वाली चीज़ नहीं चल रही इतनी ज़्यादा। डेटाबेस में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो हमारी ज़्यादातर जो लॉजिक होगी एप्लीकेशन के अंदर, जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सब हमारी बैकएंड के थ्रू होगी इन द नोड.जेएस, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द MERN स्टैक जो एन है हमारा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, ये पूरा जावास्क्रिप्ट के अंदर है। इट्स कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम ये सारी मैनिपुलेशंस जो हैं वो हम नोड.जेएस के अंदर कर सकते हैं। We have another question. मुजाहिद। अस्सलामुअलैकुम आदिल। वालेकुम सलाम। जी आदिल, ये बताइएगा कि नॉर्मली जब हम रिलेशन डेटाबेस की बात करते हैं और NoSQL डेटाबेस की बात करते हैं, रिलेशन डेटाबेस में नॉर्मली ट्रिगर्स होते हैं, stored प्रोसीजर्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, बट इज द सेम अवेलेबल इन NoSQL डेटाबेस आल्सो? नॉट रियली, क्योंकि उस तरह से डेटा स्टोर नहीं हुआ होता। ओके, बट अगर एप्लीकेशन को ये बताना है कि देयर इज एनी चेंज इन द डेटाबेस, हाँ। तो वो हम किस तरह से करते हैं? बिकॉज यू जैसे फेसबुक की बात कर लें आप, या कोई चैट एप्लीकेशन की बात कर लें, कि अगर आप मुझसे चैट कर रहे हैं, कोई एक ग्लोबल चैट है जहाँ पे किसी ने एक चैट की रिक्वेस्ट भेजी एंड देन इट गोज टू एवरीबॉडी, इट ब्रॉडकास्ट, तो इसमें किस तरह से आप करते हैं? मतलब सेंडिंग अ मैसेज टू एवरीबॉडी, करेक्ट। वो हम फिर we have to pass the message to all of the users. Basically we have to give a command, और it'll be like जैसे हम SQL के थ्रू हम कमांड रन कर सकते हैं इन रिलेशनल, इसी करेक्ट। तरह से we can do that kind of a command in NoSQL as well. ओके ओके, ठीक है, चल, थैंक यू। Okay. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमारा MERN स्टैक हो गया। अच्छा,
the thing to be noted, MERN, Mongo, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट डेटाबेस है यार ठीक है। Then you have Express. This is based on JavaScript. You have React and React Native. ये भी JavaScript है. And Node.js. ये भी JavaScript है. तो everything in MERN stack is JavaScript. ठीक है। इसलिए it's very important कि हमारी JavaScript strong हो, क्योंकि अगर JavaScript के अंदर weakness है, ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो this is why मॉड्यूल बी के अंदर we're going to focus heavily on the JavaScript side. अच्छा, इसके साथ साथ जो HTML and CSS वाली जो कंपोनेंट्स है ना, वो सीख लेता है इंसान ओवर टाइम। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, CSS को सीखने का मसला ये है कि यू हैव टू बिल्ड अ लॉट ऑफ UI, फिर जाके आपका हाथ साफ होता है। ठीक है। तो थ्रू आउट द कोर्स जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम CSS करते जाएंगे एंड होपफुली इट गिव्स अस एक्सपीरियंस वर्किंग विद CSS, और उससे फिर हाथ साफ होगा एंड इट विल क्लियर अप। HTML एक बेसिक सी चीज़ है, वो हर जगह यूज़ होगी इन ऑल द डिफरेंट एप्लीकेशंस। रिएक्ट के साथ हम लोग HTML को यूज़ कर रहे होंगे इन JSX, और CSS भी यूज़ हो रही होगी। तो दिस इज द एंटायर रीजन व्हाई जावास्क्रिप्ट इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो पूरे स्टैक में एवरीवेयर इट अप्लाइज। ओके, सो ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये हमारा मॉड्यूल सी का टारगेट है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मॉड्यूल सी। बी के अंदर वी हैव थ्री थिंग्स, विल डू HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने इसके अंदर ऐड किया है, विल यूज गिट विद गिटहब, और ये हम यूज करेंगे ताकि विल बी एबल टू, जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसको हम गिटहब पे रखेंगे। गिटहब क्या चीज़ है? एक कोड वर्जनिंग रिपोजिटरी। अच्छा, तो लेट्स सी इफ आई कैन ओपन अप अ गिटहब। सो इफ यू गो टू github.com, अच्छा मैं अपनी स्क्रीन शेयर अपडेट करता हूँ। अच्छा, तो हियर्स दिस इज गिटहब। मैं इसको, आपको जाना है, एवरीबडी नीड्स टू गो टू गिटहब ऑलरेडी। अगर आपके पास अकाउंट है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑन github.com। फिर आप लॉग इन हो जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो नज़र आएगी, आपकी ब्लैंक होगी। मेरे पास अभी कुछ एक्टिविटीज़ पे चल रही है, तो दैट्स व्हाई यू कैन सी सम थिंग्स। अच्छा, और इसके अंदर होता है क्या है कि वी जस्ट हैव सम रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी से क्या मतलब, लेट्स जस्ट ओपन दिस वन, प्रोजेक्ट वन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसका जो कोड है, वो एक ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर नंबर वन स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर जब हम पहली बार अपने कोड को सेव करते हैं, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कमिट्स, अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है, एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है हमारी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल कमिट है, तो पूरा विद द डेट एंड टाइम एंड एवरीथिंग, कि मैंने मई 26 को ये एक इनिशियल कमिट किया था। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर, तो आई विल सी द स्टेट कि इसके अंदर मैंने किया गया था। ठीक है ना, तो जस्ट अ बेसिक इनिशियल कमिट, इसके अंदर कुछ है भी नहीं है, जैसे एक एट्रीब्यूट्स की फाइल है, इसको आप इग्नोर कर लें, और एक रीडमी फाइल है जिसके अंदर सिर्फ कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम चेंजेस करते हैं अपने कोड के अंदर, इट अपडेट्स। तो अगला कमिट किया मैंने, एक हेलो वर्ल्ड का पेज बनाया था, तो यू कैन सी इट कि यहाँ पर आई सी index.html। तो HTML की वीडियोस आप देख रहे होंगे, तो HTML की एक फाइल होती है विद .html एक्सटेंशन, उसके अंदर वी हैव आवर HTML कोड। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आई हैव बेसिक HTML, डॉक टाइप HTML का टैग ओपन एंड क्लोज हो रहा है,
देन आई हैव HTML के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, हेडर एंड बॉडी। तो ये मेरा हेडर सेक्शन है एंड दिस इज माय बॉडी सेक्शन। फिर हेडर में वी कैन हैव टाइटल्स, तो ये आई हैव अ टाइटल ऑफ द पेज हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर CSS को मैंने एम्बेड किया हुआ है इनसाइड द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो CSS को हम तीन तरीकों से रख सकते हैं। वी कैन हैव इट इन लाइन। तो इनलाइन CSS से क्या होता है कि अगर मैं किसी, जैसे यहाँ पर H1 को मैंने स्टाइल किया हुआ है, ठीक है, H1 क्या है, इट्स अ HTML एलिमेंट, यू कैन फाइंड इट हियर, जो HTML का टैग है यहाँ पर H1। तो ये इसके अंदर जो भी स्टाइल है, ये सारी स्टाइल रूल्स हमारे पास अप्लाई हुए हैं, ये सब स्टाइलिंग H1 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगी। तो होगा क्या कि हमारे बॉडी सेक्शन में आएगा ब्राउज़र, और जो भी कंटेंट, जो भी HTML के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर H1 के टैग्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जितना भी कंटेंट है, उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल CSS है, जिसका मतलब यह है कि CSS कोड को हमने हेडर सेक्शन के अंदर सेव कर दिया है बिटवीन द स्टाइल टैग्स। ठीक है, और दूसरी होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टाइल सेक्शन हियर, हम स्टाइल सेक्शन को इस ओपनिंग टैग के अंदर ही हम लेकर आ सकते थे। समथिंग लाइक ये खोल लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव, किधर है ये टेक्स्ट है ना, वाह अच्छा, H1 हेलो वर्ल्ड एंड H1 क्लोजिंग टैग, राइट। तो इसमें आपको दिस इज योर टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो हेडर सेक्शन में। अब इनलाइन CSS के लिए विल जस्ट हैव अ स्टाइल सेक्शन हियर लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर विल हैव ऑल आवर जो भी स्टाइल्स हमने डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो यू कैन हैव इनलाइन CSS एंड यू कैन हैव एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होगा कि ये वाला जो पूरा स्टाइल है, ये इस HTML डॉक्यूमेंट में हम रखेंगे ही नहीं, इसको हम एक और एक्सटर्नल एक फाइल क्रिएट करेंगे जो .css की फाइल होगी, और उसके अंदर हमारा ये वाला CSS का कोड आ जाएगा, और फिर इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि वो एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो सेव हुआ हुआ CSS है वो अप्लाई हो जाए। तो ये तीनों तरीके हैं, दे ऑल वर्क। अच्छा, बैक टू गिट। हमारी जो बेसिक index.html फाइल है, तो दिस वाज जस्ट अ सिंपल HTML फाइल जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड का और एक इमेज है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि एक एलिमेंट H1 एलिमेंट है जो कि एक हेडिंग एलिमेंट होता है, और एक इमेज है जिससे हमें नज़र आ रहा है IMG टैग से। ठीक है, एंड देन ये सब आप वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे, यू विल हैव द सोर्स कि इमेज ऐड करना है अगर, तो यू कैन गिव इट with the source and an alternate text। ठीक है, अच्छा, और तो GitHub ने क्या किया कि जो मैंने ये वाली कमिट की हेलो वर्ल्ड पेज का, तो मैंने एक समरी दी हुई है कि मैंने किया क्या क्या काम है इसके अंदर। तो मैंने index.html क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड की एक बेसिक पेज बनाया है। तो इट्स मैंने ये मेंशन किया हुआ है GitHub के अंदर। फिर मैंने कहा है कि मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ऐड किया हुआ है और एक स्पिनिंग ग्लोब ऐड किया हुआ है जिस सम जिफ। तो ये तीन चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंडेक्स है, मेरे पास और दो इमेजेस हैं। ये कुछ जिफ है, जैसे जिफ की बात हो रही है, और कोई इमेज है स्पेस की, तो यहाँ पर इमेज भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपको कोड वर्जनिंग पूरी नज़र आती है कि ओवर द टाइमलाइन जो भी डेवलपमेंट की हुई है उसके अंदर मैंने क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो आज हम लोग ये करेंगे कि विल जस्ट बिल्ड आउट अ सिंपल HTML हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बंद करते हैं। अच्छा, GitHub के साथ यू हैव अ टूल कॉल्ड GitHub डेस्कटॉप। GitHub डेस्कटॉप, अच्छा, GitHub डेस्कटॉप से आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन कनेक्ट योर GitHub यूज़र टू GitHub डेस्कटॉप। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप अपनी जितनी भी रिपॉजिटरीज जो आपके GitHub के ऊपर हैं उनमें से आप सेलेक्ट करके जिस पे भी आप करेंटली काम कर रहे हैं उनको आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर सिंक कर सकते हैं यूजिंग अ UI टूल। अच्छा, ये UI टूल है, इसमें आसानी हो जाती है
शुरू में हम ये यूज़ करेंगे, आगे चल के विल सी के कमांड लाइन पर गिटहब को कैसे यूज़ करना है। लेकिन फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर अस। लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना एक साथ, तो लेट्स जस्ट स्टिक विद यूआई टूल। अच्छा, और हम एक काम करते हैं, यहाँ से पहला एक अपनी रिपोजिटरी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ये करूँगा कि एक रिपोजिटरी बनाऊँगा जिसके अंदर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आई विल डू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट्स कॉल इट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, और डिस्क्रिप्शन में कर लेता हूँ some projects to demonstrate JavaScript। अच्छा, सिंपल जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और अच्छा, लोकल पाथ, जब आप गिटहब को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है कॉल्ड गिटहब। अच्छा, इसके अंदर फिर वी कैन क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि गिटहब के फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के नाम की एक फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर आई विल बी एबल टू क्रिएट ऑल माय प्रोजेक्ट्स। तो अच्छा, ये वाला मैं बॉक्स चेक कर रहा हूँ, इनिशियलाइज विद द रीडमी। तो रीडमी क्या है, जो बेसिक एक टेक्स्ट फाइल है जो गिटहब अंडरस्टैंड करता है, उसको भी मैं शो करता हूँ कि हाउ विल इट बी यूज्ड। तो क्रिएट रिपोजिटरी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब वो ये मेरी नज़र आ रही है अदर में। ठीक है, अच्छा, इस वक्त पे ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, लेकिन ये मेरे लोकल सिस्टम पे क्रिएट हुई है। मैं अगर अभी अपनी यहाँ पे रिपोजिटरीज में आता हूँ तो मेरे पास नज़र नहीं आएगा। लेट्स सी, यहाँ पर यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनी रिपोजिटरी कॉल्ड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। वो इसलिए क्योंकि ये लोकली अभी क्रिएट हुई है, इसको अभी तक हमने ऑनलाइन अपने गिटहब ऑनलाइन रिपोजिटरी से लिंक नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इधर भी ऊपर ऑप्शन है, एक यहाँ पे भी बटन है, इधर वन जो भी मर्जी है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो पब्लिश करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी github.com पे ही जा रहे हैं, वी नॉट गोइंग ऑन एंटरप्राइज सर्वर। अच्छा, यहाँ पर यू हैव एन ऑप्शन टू कीप इट प्राइवेट और पब्लिक। अच्छा, इसको हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, इसको हम पब्लिक कर देंगे, तो लेट्स नॉट कीप इट चेक्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्योंकि ये मैं रिपोजिटरी जो बना रहा हूँ इसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होंगे इस मॉड्यूल के, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट जेनेरिक नेम सम प्रोजेक्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट। सही है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐसी लिख सकते हैं, बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको पब्लिश करूँगा। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं पब्लिश का ऑप्शन ख़त्म हो गया। अच्छा, नाउ अब मैं वापस आता हूँ अपने गिटहब के ऊपर, लेट मी रिफ्रेश। तो ये आ गया जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो लेट मी ओपन दिस। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर वी कैन कम टू कमिट्स। वन कमिट आ रहा है, देखें अभी इसके अंदर इनिशियल कमिट। ये इनिशियल कमिट क्या है, जो अभी हमने पुश पब्लिश किया ना रिपोजिटरी को, वो इनिशियल कमिट है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, वही जैसे मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट था कि एक आपकी गेट एट्रीब्यूट्स की फाइल है, दिस इज लाइक इंटरनल हिडन फाइल, और एक हमारी रीडमी फाइल है। अच्छा, रीडमी फाइल में अब एक चीज़ देखें, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, जो डिस्क्रिप्शन है, हमारी डिस्क्रिप्शन रीडमी फाइल में चली गई थी। अब वापस आते हैं अगर हम अपनी रिपोजिटरी के होम पे, तो रीडमी फाइल जो है हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो नाउ ये सारी चीज़ें अब पब्लिक क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी जाके इस यूआरएल पे एक्सेस करेगा तो उसको ये नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग,
अच्छा, मॉड्यूल ए के अंदर हम जो काम कर रहे थे वो सारा हम लोग कमांड लाइन के ऊपर कर रहे थे यूजिंग, क्योंकि वो सारा डॉकर पे या कुबरनेटिस के ऊपर काम था, कॉन्फ़िगरेशंस का डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास कोई ऐसा कोई नीड नहीं थी कि हम अ, कोई आईडीई इन्वायरमेंट हम सेटअप करते। अच्छा, अब नाउ दैट विल बी कोडिंग, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी और हम कमांड लाइन से थोड़ा सा अगर आपको कमांड लाइन पसंद नहीं है तो यूल हैव सम जॉय कि अब हम लोग थोड़ा सा यूआई टूल्स की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारी गिटहब के ऊपर गिटहब डेस्कटॉप पे ही ये हमारी रिपॉजिटरी खुली हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक बटन है, इट सेज ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो इससे पहले अगर आपके पास ये नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो यू कैन इंस्टॉल इट, इट्स जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड लाइक दिस। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्या है कि इट्स जस्ट अ सिंपल कोड एडिटर। इसके अंदर आप जाते हैं अगर, तो यू हैव ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं मैक चला रहा हूँ तो इट्स गोइंग फॉर मैक। आप अगर लिनक्स पे हैं या विंडोज़ पर हैं जो भी है, तो यू विल बी एबल टू डाउनलोड दी जो भी आपका वर्जन है वो नज़र आ रहा होगा। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें एंड यू विल हैव अ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर लाइक दिस। अच्छा, इसको भी यूज़ करना देखते हैं। वापस आ जाएं गिटहब पे, इंस्टॉल हुआ होगा तो व्हाट यू कैन डू इज़ यहीं से आप क्या कर सकते हैं, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो इससे क्या होगा कि जो ये रिपॉजिटरी है, जो गिटहब की रिपॉजिटरी है, ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये ओपन हो जाएगा। तो आपको नज़र भी आ रहा है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से। और इसके अंदर यू कैन सी द 2 फाइल्स जो गिटहब के ऊपर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स इधर भी आपको नज़र आ रही हैं। रीडमी फाइल में आपको नज़र आ रहा है जो डिस्क्रिप्शन हमारी गिटहब के ऊपर सेव है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो वी कैन दिस रिपॉजिटरी will contain 20 projects developed with HTML, CSS and JavaScript। ठीक है, तो हमने रीडमी फाइल को अपडेट किया। जैसे हमने सेव किया इसको तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी अपीयरेंस चेंज हो गई और ये M आ गया, मीनिंग इट्स बिन मॉडिफाइड। ठीक है, ये नज़र आ रहा है मॉडिफाइड। अच्छा, अब हम वापस अगर जाते हैं गिटहब डेस्कटॉप की तरफ तो यू विल सी समथिंग चेंजेस के अंदर। यू विल सी के कुछ चेंज हो गया है। ये फाइल शो भी कर रहा है कि रीडमी डॉट एम डी फाइल के अंदर कुछ चेंज हुई है, वन चेंज फाइल लिखा है। और यहाँ पर आपको चेंज बता रहा है कि ये रेड में जो है ये हमने रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे माइनस साइन में भी क्लियर करके बता रहा है। ठीक है, और ये लाइन 2 होती है, लाइन 2 हमने रिमूव की और लाइन 2 पे हमने कुछ नया इंसर्ट किया है। द ग्रीन इज अ न्यू कंटेंट। अच्छा, अब इसको हम पब्लिश अगर करना चाहें, ये चेंजेस हमने कर दिए हैं, ये लोकली सेव हो गया है। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन वर्जन है, इसको हम रिफ्रेश कर लें, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम इसको इसको बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। कम बैक। अच्छा, इसको मैं अब पब्लिश करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे ये दो ऑप्शंस दे रहा है, अपडेट रीडमी फाइल, क्योंकि इसको पहले से बताया ना एक फ़ाइल चेंज हुई है, तो ये अपडेट रीडमी बता रहा है कि इसको अपडेट किया मैंने। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी चेंज किया है उसको डिस्क्राइब करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि अपडेटेड दी डिस्क्रिप्शन इन दी readme.md फाइल। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि जब बाद में आप जाके अपनी कमिट हिस्ट्री को चेक करें तो आप देख सकें कि कौन से कमिट में हमने क्या काम किया। आप भी और आपके साथ अगर, क्योंकि हम टीम्स में भी काम कर रहे होंगे, तो दिस ऑल हेल्प्स। अच्छा, इसको हम कमिट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, पुश ऑरिजिन।
हुआ ये है कि जो हमने कमिट किया है वो अभी भी लोकल गिट के ऊपर कमिट किया है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा जो ऑनलाइन वर्जन है गिटहब पे ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। ये जब तक अपडेट नहीं होगा जब तक हम इसको पुश टू द ओरिजिन नहीं करेंगे, ठीक है? तो क्या हो सकता है कि हम लोकली काम करते हुए मल्टीपल कमिट्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे ये चेंजेस ऑनलाइन क्लाउड पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो लेट्स जस्ट पुश टू ओरिजिन नाउ। ठीक है, तो ये पुश हो चुका है। अब वापस आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो विल हैव द अपडेटेड डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जस्ट 2 कमिट्स, और ये अपडेट रीडमी वाली जो कमिट थी ये यहाँ नज़र आ रही है आपको। तो हम क्लिक करेंगे तो यू कैन सी जो चेंजेस हमने की थी वो भी विजुअली आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक हम, अच्छा मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि ये वाली जो रिपॉजिटरी है दिस वन, इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम सारे यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक पेज हमारा ऐसा होना चाहिए जिस पे सबकी लिस्टिंग हो, और एक टाइप का एक तरह से एक होम पेज हमारा बन जाएगा वो, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम आए यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड वी कैन क्रिएट अ फाइल। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू फाइल का, और यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं कॉल्ड index.html। अच्छा, index.html क्यों हम नाम रखते हैं, इससे ये होता है कि जो आपका रूट फोल्डर है हमेशा आपकी index.html फाइल को ब्राउज़र ढूंढेगा जब आप इसको ऑनलाइन रन करेंगे। अच्छा, तो इंडेक्स पे हमारा सारा ये समझें आप कि कंटेन्स द इंडेक्स फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एक HTML फाइल है। अच्छा, यहाँ पर HTML फाइल का हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एमिट अब्रीविएशंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क अगर यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ये आपको लेकिन नज़र आ रहा है एमिट अब्रीविएशन। लेट्स गो विद दिस। इस पे हम एंटर करेंगे तो विल गेट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ HTML पेज, जिसके अंदर यूल हैव द डॉक टाइप, आपका HTML के टैग्स, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, आपके हेडर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, आपका you'll have some extra things, मेटा डेटा भी है कुछ यहाँ पर, you can ignore it, इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर चाहें, एंड रहने भी दे सकते हैं। और यहाँ पर टाइटल भी है, ये टाइटल अभी देखते हैं इससे क्या होगा। तो ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया और ये हमारा बॉडी सेक्शन हो गया। अच्छा, बॉडी में कुछ भी नहीं है, टाइटल में सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। साइमल्टेनियसली हम ये करते हैं कि इसको लेट्स इसका पाथ कॉपी करते हैं एंड लेट्स ओपन इट इन अ ब्राउज़र। इस पाथ पे हम जाते हैं, ठीक है। तो ये एक, यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, राइट, इट्स जस्ट अ ब्लैंक फाइल, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। अच्छा, नोट करें कि हमारा index.html हमने नई फाइल क्रिएट किया, तो यहाँ पर untracked u जो है ग्रीन के अंदर है, इट्स अ न्यू फाइल एंड इट्स अनट्रैक्ड क्योंकि इसको अभी तक हमने गेटहब के अंदर ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इट शोज के एक वन चेंज्ड फाइल दिखा रहा है, दिस इज बेसिकली अ न्यू फाइल, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट देखें यहाँ टाइटल में आ रहा है तो वी कैन सी द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट हियर, जो जो टैब है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और बॉडी के अंदर वी कैन जस्ट पुट सम टेक्स्ट हियर लाइक दिस, तो ये कंटेंट हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक हो गया।
अच्छा, ये कंटेंट हमारा अभी देखें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, बेसिक टेक्स्ट है। यहाँ पर वी कैन अप्लाई सम HTML एलिमेंट्स। तो इसको हम अगर H1 एलिमेंट के अंदर हम कंटेन कर लें तो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है और उसके अंदर वी हैव आवर टेक्स्ट। अच्छा, अब इसको हम व्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसकी कुछ स्टाइलिंग हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, और अब क्या करना है हमने, हम ये करते हैं कि इसको हम यहाँ पर भी लेट्स कॉल दिस हेल्प, नहीं ये हमारी प्रोजेक्ट का जो होम है ना, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स कर देते हैं इसका नाम, ताकि हमारा जो टाइटल है वो अपडेट हो जाए। और हेडिंग में हम कर लेंगे माय जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग अपडेट हो गई है। अच्छा, अपीयरेंस में हमने काम नहीं किया, दिस इज जस्ट HTML पेज। अगर हमने CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ तो हम इनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या हम एक क्या कहते हैं इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं हेडर सेक्शन में अप्लाई करके, या हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आज हम CSS पे नहीं जा रहे, अभी जिस मैंने अभी आपको इंट्रो देना था, तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस। एक हमने HTML फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है, और ये हमारे प्रोजेक्ट में आ गई है। नाउ इसको हम कमिट कर लेते हैं created index.html, और यहाँ पे हम कर लेते हैं created the initial JavaScript projects home page। ठीक है, और इसको कमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कमिट कर दिया। अच्छा, अभी इसको हम पुश भी कर सकते हैं ताकि एक उस पर गिटहब पे भी चले जाए, और यहाँ पे आप अनट्रैक्ड ख़त्म हो गया क्योंकि अब इसको हमने कमिट कर लिया था एंड इवन अब पुश भी कर दिया। अच्छा जी, नाउ लेट्स डू समथिंग। हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हाँ, बेयर विद मी, ये थोड़ी सी एक नई चीज़ है लेकिन आई फाउंड इट वेरी यूजफुल इन द बूट कैम्प। मैं चाह रहा हूँ ये आप लोग अभी से यूज़ करना सीख लें, और आई थिंक कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल ए इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट। यहाँ पर आपको एक गिटहब प्रोजेक्ट के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर जो ऊपर टैब्स बने हुए हैं, इसके अंदर एक टैब है कॉल्ड एक्शंस। अच्छा, एक्शंस के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। 2 मिनट की अगर मैं ब्रेक दे दूं तो विल कंटिन्यू इन 2 मिनट्स। Okay, I'm back. Sorry about that. अच्छा,
लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि we're in the GitHub Actions टैब। अच्छा, ये क्या चीज़ है? नॉर्मली होता क्या है कि जब हम एप्लीकेशन कोड करते हैं तो उसको हम डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिफरेंट टीम्स के पास होती है एप्लीकेशन। अब जो एक ट्रेडिशनल अभी तक जो एक फ्लो चल रही थी ना, लेकिन हमने लास्ट टाइम मॉड्यूल ए के अंदर डेवऑप्स की बात की थी। अच्छा, तो गिटहब ने क्या किया है कि अब डेवऑप्स के लिए एक अपना उसकी डेवऑप्स की इंटरप्रिटेशन कह लें आप, और गिटहब के साथ एक इन्होंने ये टूल ऐड किया है कॉल्ड एक्शंस। ये क्या करता है? इट अलाउज अस टू बिल्ड अ पाइपलाइन काइंड ऑफ। हम क्या कर पाते हैं कि गिटहब के अंदर ही, जहाँ पर हमारा कोड ऑलरेडी है, वहाँ पर हम एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली होगा क्या कि we'll want to perform some actions using our code, ठीक है, और वो actions किसी certain टाइम के ऊपर हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। या तो हम ये चाहें कि जब भी हम कोई नया कोड पुश करें, कमिट करें यहाँ पर, ठीक है, जब भी कोई नई चेंजेस आए तो हम उस कोड को लेके कुछ एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। या हो सकता है किसी टाइम के ऊपर हो, कोई स्केड्यूल के ऊपर हो। अभी we're more interested in commits। अच्छा, तो GitHub एक्शन को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पर व्हाट वी वांट टू डू, क्योंकि हम एक बेसिक यूआई एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, जैसे सिंपल HTML पेज, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम कहीं ऑनलाइन डिप्लॉय कर दें ताकि ये लोकल सिस्टम पे ना चलानी पड़े। आई वांट यू गाइस टू बी एबल टू एक्सेस दिस लिंक, दिस पेज। अच्छा, इसके लिए वी फाउंड दिस टूल कॉल्ड सर्च। सर्च, अच्छा, सर्च से क्या होता है कि एक जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, उसके लिए हम सर्च को यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन बेसिकली डिप्लॉय आवर वेबसाइट फॉर फ्री। सारा कुछ काफ़ी इजी है इन सर्च के थ्रू। आप इस वेबसाइट पे जाके आई वुड लाइक कि आप ये वीडियो भी वॉच कर लें, जिसमें एक सर्च का इंट्रोडक्शन है, और जस्ट लुक एट इट इन लिटिल बिट, थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि ये इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। बट जो जनरल जिस्ट है वो ये है कि हम अपनी सिंपल स्टैटिक वेब पेज को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। अच्छा, तो ये लिंक आपके पास आ गया है, तो जस्ट लुक एट इट लेटर। अच्छा, लेट्स कम बैक। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हमारे कोड के अंदर कुछ भी हम चेंज करें और पुश करें कोड को गिटहब पे, तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो और जो हमारा कोड है, अपडेटेड कोड, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए, और सर्च पे जो हमारी फ्री एप्लीकेशन की होस्टिंग है बेसिकली, यहाँ पर हमारी अपडेटेड एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाए। ओके, तो इसके लिए वील नीड टू क्रिएट अ गिटहब एक्शन। यहाँ पर गिटहब एक्शन जो है ना, इसको इसका जो पूरा हाउ डू यू से, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एग्जीक्यूट होगा, वो एक वर्क फ्लो के थ्रू होता है। अच्छा, वर्क फ्लो क्या होता है? वी कैन क्लिक ऑन दिस लिंक हियर एंड सेट अप अ वर्क फ्लो। अच्छा, तो यहाँ पर इट्स अ YAML फाइल, ठीक है। तो YAML को हमने हमने ऑलरेडी हमें आती है YAML को यूज़ करना, सो ये हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फाइल को अपडेट कर देता हूँ, आई कॉल इट डिप्लॉय सर्च। ओके, अच्छा, अब ये जो है एक YAML फाइल इन्होंने ऑलरेडी हमें कुछ क्रिएट करके दे दिया। अच्छा, तो बेसिक एक स्केलेटन बन गया। अच्छा, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्कफ्लो है गिटहब एक्शन की, इसकी YAML फाइल के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला उसका नाम है कि इस वर्कफ्लो का नाम क्या है, तो इसको हम नेम अपडेट कर देते हैं कि डिप्लॉय प्रोजेक्ट टू सर्च। अच्छा, फिर सेकंड कंपोनेंट जो है ये ट्रिगर है कि किस वजह से ये वर्कफ्लो को हमने एग्जीक्यूट करना है, वाई, इसको कब रन करना है। तो हम ये चाह रहे थे कि जब भी हमारा कोड नया पुश हो हमारे गिटहब के अंदर, तो ये
वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाए। और वर्कफ्लो के अंदर हम करेंगे क्या कि अपना जो कोड है इसको लेंगे, दिस कोड, और इसको डिप्लॉय कर देंगे टू सर्च। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें ट्रिगर बताना है कि कब एग्जीक्यूट करना है इस वर्कफ्लो को। तो यू कैन सी हियर इट सेज ऑन। अच्छा, तो दिस इज अ ट्रिगर कि ऑन कीवर्ड से हम बताते हैं कि ट्रिगर किस पे होगा। तो दो चीज़ें हैं जिस पे ट्रिगर हो सकता है, एक पुश पे और एक पुल रिक्वेस्ट पे। जब पुल रिक्वेस्ट गिटहब का एक और डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, इसको अभी हम नहीं देख रहे, इसको हम आगे चल के भी लुक एट व्हाट द पुल रिक्वेस्ट इज। राइट नाउ आवर कंसर्न इज पुश। ठीक है, तो जब भी हमारे गिटहब रिपोजिटोरी में पुश होगा तो ये कोड ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्दर हमने एक और एडिशनल चीज़ की हुई है कि हमने ये बताया हुआ है कि पुश कहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पर हम वापस आए अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आप नोट करें देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें मास्टर लिखा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा है, वन ब्रांच। जब गिटहब के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फॉर ब्रांचेस, जिसके अंदर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हमारा एक मास्टर ब्रांच है कोड का, जो दिस, ये आप समझें कि जो प्रोडक्शन में हमारा चल रहा है, जो रियल लाइव वर्जन है, इट कैन बी मास्टर। और हम क्या कर सकते हैं, अलग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे हो। ठीक है, वर्किंग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे फर्ज करें कि हमने एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर ली, फिर उसको हम अपने मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांचेस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक कलेक्शन है, अरे है। इसके अंदर हम बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ लिस्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस को हम सेलेक्ट करना चाहें। अच्छा, अभी कोई ब्रांचेस हैं भी नहीं और हम चाह भी नहीं रहे कि किसी ब्रांच पे ये अप्लाई करें। हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी मास्टर ब्रांच के ऊपर पुश हो तो फिर ये वर्कफ्लो रन होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम ऑलरेडी मास्टर ब्रांच में ही काम कर रहे हैं तो वीर फाइन। अब क्या होगा कि ये वर्कफ्लो का नाम हमने बता दिया और ये हमने एक ट्रिगर क्रिएट कर दिया कि जब भी मास्टर ब्रांच के ऊपर कोड पुश होगा तो दिस वर्कफ्लो जो भी इसमें अब करने जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये हमारे दो सेक्शन हो गए। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस YAML फाइल, गिटहब एक्शन की जो वर्कफ्लो होती है उसका थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमें एक जॉब बिल्ड करनी है कि हमने करना क्या है। वर्कफ्लो तो है, वर्कफ्लो तो बना रहे हैं, लेकिन वर्कफ्लो में कुछ एग्जीक्यूशन तो करनी है ना। तो यहाँ पर हम वी आर गोइंग टू बिल्ड आउट आवर जॉब्स। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती हैं और सिंगल जॉब भी हो सकती है। अभी सिंगल जॉब है हमारे पास, तो वी आर डिफाइनिंग आवर जॉब्स। और यहाँ पर इस जॉब्स के अंदर वी कैन क्रिएट मल्टीपल जॉब्स। तो ये हमारी पहली जॉब हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम रखा है बिल्ड। इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है गिटहब पे, तो लेट्स जस्ट कीप दिस। अच्छा, यहाँ पर इट सेज रन्स ऑन और कमेंट में क्या लिखा है, टाइप ऑफ रनर। अच्छा, रनर क्या है, बेसिकली हो गया क्या कि इस वर्कफ्लो को गिटहब लेगा और एक वर्चुअल मशीन ऑन करेगा जिसके थ्रू ये स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा, वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें Ubuntu यूज़ करना है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Ubuntu। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है GitHub Actions। अगर हम जाते हैं we can kind of Google it। कहाँ पर है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना पड़ेगा आई थिंक। अच्छा, ये डिफरेंट ऑप्शंस है, इस पे तो हम आते हैं। नहीं, मुझे मार्केट प्लेस में नहीं जाना, डॉक्यूमेंटेशन में आना था। हियर वी गो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन में आ गए हम। इसके अंदर यू कैन फाइंड ऑल द डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो गिटहब एक्शन से रिलेट करता है। यहाँ पर लाइक वी कैन सर्च रन्स ऑन, या रनर को सर्च कर लें।
और इसमें Ubuntu ये चूजिंग अ रनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्होंने टेबल दिया हुआ है, आई थिंक दिया हुआ तो था। नहीं नजर आ रहा, ये लिंक पे जाना होगा। हियर वी गो। अच्छा, तो ये आपके डिफरेंट रनर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर यू हैव द डिफरेंट environments। तो विंडोज सर्वर यूबंटू 20, अच्छा 20 यूज करेंगे तो इट विल गिव यू 20.4। यूबंटू लेटेस्ट करेंटली 18.04 पे ही चल रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है किधर है, या तो हम यूज कर रहे हैं यूबंटू लेटेस्ट। तो होगा क्या है कि जो वर्चुअल मशीन बनेगी वो यूबंटू लेटेस्ट पे बनेगी, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी यूबंटू 18.04, ठीक है। तो ये चल जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी मशीन बिल्ड हो गई। अब हमने बताना है कि करना क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एक एम्प्टी यूबंटू की एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होके आ गई हमारे पास। नाउ हमें कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट करना है जिससे हमें बताना है कि हाउ टू डिप्लॉय दिस वेबसाइट। अच्छा, तो यहाँ पर यू कैन सी कि एक स्टेप्स का कमांड आ गई है, स्टेप्स, और इसके अंदर वी हैव मल्टीपल स्टेप्स। तो हर स्टेप के लिए, जैसे हमने देखा था YAML के अंदर कुबरनेटिस भी जब कर रहे थे, तो वी हैव जब भी हम माइनस साइन से करते हैं तो इट सिग्निफाइज वन स्टेप, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर पहला एक्शन हम यूज कर रहे हैं, एक्शन स्लैश चेकआउट एट V2। अच्छा, ये क्या चीज़ है? बेसिकली एक प्री कॉन्फ़िगर्ड कमांड है एक्शंस की। अच्छा, ये हम आके देख सकते हैं। वापस आ जाऊं डॉक्यूमेंटेशन से बाहर आके, यहाँ पे फीचर्स आ रहे थे ना, ठीक है। एक्सप्लोर गिटहब एक्शंस पे रहा हूँ, तो ये एक लिस्ट आ गई ऑफ ऑल द डिफरेंट एक्शंस। अच्छा, यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड चेकआउट एट V2। अच्छा, तो मैं चेकआउट अगर ढूंढूं यहाँ पर, तो ये चेकआउट आ गया बाय एक्शंस, ठीक है। और ये ब्लू टिक भी नजर आ रहा है आपको, दैट मींस इट्स लाइक अ वेरीफाइड गिटहब एक्शन। और यहाँ पर आपकी इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी नजर आ रही है कि हाउ डू यू यूज चेकआउट। अच्छा, इससे होगा क्या, इसको आप रीड कर लेगा फ्री टाइम में। होगा ये कि चेकआउट से जो भी हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रिपोजिटोरी के अंदर है, इसका कोड चेकआउट हो जाएगा। तो हम गिटहब पे जाके इस रिपोजिटोरी से कोड डाउनलोड कर लेंगे इस मशीन के ऊपर, ताकि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करना है? अच्छा, यहाँ से फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज नाउ वी नीड आवर ओन कोड हियर। ये नहीं चाह रहा था मैं करना, ये सिर्फ स्पेस देना था ताकि इसको शो करा सकें अच्छी तरह से। अच्छा, तो हमने एक्शन को चेकआउट तो कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मुझे, अच्छा मुझे थोड़ा सा याद करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट की वर्कफ्लो खोल लेता हूँ। अच्छा, राइट। अच्छा, हमने क्या करना होगा कि जब हमने चेकआउट कर लिया कोड को, द नेक्स्ट स्टेप इज हमने ना सर्च पे डिप्लॉयमेंट करनी है। सर्च पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए वी नीड टू इंस्टॉल सर्च ऑन आवर सिस्टम, ऑन आवर मशीन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मशीन क्रिएट कर लिया और उस पर कोड चेकआउट कर लिया। हियर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, वी हैव टू इंस्टॉल सर्च। अच्छा, सर्च को इंस्टॉल करने से पहले उसकी एक रिक्वायरमेंट है दैट वी नीड Node.js। अच्छा, तो वी नीड टू इंस्टॉल नोड। अच्छा, इसके लिए वी कैन गो टू अगेन टू एक्शंस, और यहाँ पर आपको नाम नज़र आ रहा है सेटअप नोड। तो जैसे हमने चेकआउट किया है इसी तरह से हम सेटअप नोड की जाके एक एक्शन गेट कर सकते हैं।
नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने अपनी कमांड लाइन के ऊपर नोड जैसा अगर इंस्टॉल करने की कमांड आपको आती है तो वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं हियर। आप इंस्टेड ऑफ यूजेस आप यहाँ पर रन कर सकते हैं और रन करके आप जो भी ubuntu की कमांड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इट्स ईजियर कि हम उस कमांड को प्रोवाइड ना करें क्योंकि Node.js को इंस्टॉल करना भी चैलेंज हो सकता है। तो यहाँ पर वी हैव अ एक्शन जो ये आपको all you have to do is get this code। इसको हम यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, नेम भी तो था। अच्छा नेम में मैं अपनी हिसाब से अपना नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ कि इस स्टेप का नेम बेसिकली। तो हियर आई जस्ट से इंस्टॉलिंग नोड और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ। अच्छा ये देखें रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंडेंटेशन, ठीक है, क्योंकि दिस इज YAML, इसकी इंडेंटेशन ज़रूरी है। आई थिंक विद जो है इसके साथ ऐसे हो जाएगा। नोड वर्जन 12 अलग लाइन पर आएगा। ओके यूजेस विद, अच्छा आई थिंक ये देख रहे हैं आप, इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे क्लियर की हुई है। यूजेस फिर विद जो है वो सेम लाइन पर है एंड देन नोड वर्जन इज इंडेंटेड। तो अब जो है दिस इज फाइन, इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ 2 स्पेसेस देके। तो अब इससे क्या होगा, ये एक्शन यूज कर रहा है कॉल्ड सेटअप नोड एट v2/beta। इससे क्या होगा कि नोड जो है ना हमारे सिस्टम के ऊपर, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें सर्च को इंस्टॉल करना है। तो सर्च को इंस्टॉल करने के लिए वी जस्ट हैव टू रन दिस कमांड। तो ये कमांड कहाँ से आ रही है, जब हमने सर्च खोला था तो यहाँ पर इन्होंने कमांड दी हुई थी हाउ टू इंस्टॉल सर्च, ठीक है। npm इंस्टॉल, अच्छा नहीं दिस इज डिफरेंट, इंस्टॉल सर्च, npm इंस्टॉल -- ग्लोबल सर्च। इस कमांड से हम अपनी मशीन पे सर्च को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑल वी हैव टू डू इज क्रिएट अनदर स्टेप, स्टेप 2 इंस्टॉल सर्च कर लेते हैं। इसको हम एक नेम दे देते हैं इंस्टॉलिंग सर्च और यहाँ पर अब हम कोई एक्शन यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक कमांड रन करना चाह रहे हैं। तो वी कैन से रन npm इंस्टॉल -- ग्लोबल सर्च, ठीक है। तो इस कमांड से क्या होगा कि हमारे पास सर्च इंस्टॉल हो जाएगा अपनी वर्चुअल मशीन में जो क्रिएट हो रही है। एंड लास्टली हमें इसको सर्च को यूज़ करके डिप्लॉयमेंट करनी है। अच्छा so let's come here, deploy app to search, ठीक है। यहाँ पर इसका भी एक नेम दे देते हैं deploying project to search और यहाँ पर हमने रन करना है, एक कमांड देनी है जो बेसिकली सर्च जिसको समझे। अच्छा सर्च को जब हम डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ रहती है जो आई वाज वेटिंग until this moment। सर्च पे जब हम डिप्लॉय करते हैं ना तो वी हैव टू गिव इट अ कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक तो सर्च का कीवर्ड है हमारा, फिर हमें बताना होता है कि हमारा जो कोड है वो कहाँ पर है। अच्छा क्योंकि हमने चेकआउट किया हुआ है तो कोड करंट डायरेक्टरी में हमारे पास होगा। फिर हमने एक यूआरएल बतानी है कि इसको डिप्लॉय कहाँ करना है। तो ये यूआरएल एक हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसकी जो डोमेन है ना, जैसे .com होता है, .com की जगह विल हैव समथिंग कॉल्ड .search.sh क्योंकि दिस इज लाइक अ फ्री वेबसाइट डिप्लॉयमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो सर्च ने अपनी एक ये अपनी ही डोमेन के ऊपर हमें सब डोमेन बना के दे देता है। अच्छा और फिर हमें इसको एक टोकन देना है। अच्छा टोकन क्या चीज़ है, आई विल एक्सप्लेन दिस। होगा ये कि यहाँ पर हम अपनी फाइल में वी कैन ओपन अ टर्मिनल हियर। हम क्या करें, अच्छा मैंने ऑलरेडी ये वाली जो कमांड है
npm install global search, इसको ऑलरेडी मैं अपने सिस्टम पे चला चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी सर्च इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं इसको लाइक इफ आई टाइप इन सर्च, ठीक है, तो सर्च रिकग्नाइजेबल है। तो जब आप इंस्टॉल कर लें सर्च को यूजिंग दिस कमांड, ये आप अपने लोकल सिस्टम पे भी कर लें, एंड देन यू कैन डू सर्च टोकन। तो एक टोकन जनरेट करके ये दे देगा मुझे। अच्छा, पहले जब आप पहली बार करेंगे तो इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ यूज़र अकाउंट, अपनी ईमेल पासवर्ड वगैरह बना के ना एक यूज़र अकाउंट बना ले सर्च का, और फिर आपको एक टोकन मिल जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये टोकन है ताकि आपको अपने यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड ना देना पड़े अपने सर्च अकाउंट का, ठीक है। तो यू कैन जस्ट यूज़ अ टोकन। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि टोकन के साथ एक कोई हम वेरिएबल दे रहे हैं और कहीं से लेकर आ रहे हैं इसको। तो इफ़ यू कम हियर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैं सेटिंग्स को एक न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। तो वी कैन गो टू सेटिंग्स एंड सीक्रेट्स। तो सीक्रेट्स क्या है कि हाँ, आप जो है ना अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या कोई एक्सेस पासवर्ड वगैरह इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं, और ये इंक्रिप्टेड होगा ताकि किसी को नज़र भी ना आए। तो यहाँ पर हम न्यू सीक्रेट करेंगे और एक सीक्रेट का नाम बना लें, सर्च टोकन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सर्च का जो टोकन था, ये वाली जो वैल्यू थी, इसको हम वैल्यू में पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको ऐड कर दें। तो नाउ हमारी एक सीक्रेट क्रिएट हो गई है। ये सीक्रेट यूज़ होगी, जो टोकन है बेसिकली ये यूज़ होगा जब हम सर्च पे डिप्लॉय करने जाएंगे। इस टोकन को सर्च यूज़ करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूज़र अकाउंट कौन सा है। तो मैं जिससे साइन इन हुआ हूँ उससे ये कमांड लिंक हो जाएगी। अच्छा, अब हम अपनी कमांड बिल्ड कर लेते हैं। इसको बैक हियर, तो रन सर्च, इसका लोकेशन कि कोड है कहाँ पर हमारा जिसको हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर एक यूआरएल बना लेंगे विद द सर्च डॉट sh। तो ये इतना तो कर लेते हैं। सो वी हैव रनिंग सर्च, ये हमारी कोड चेकआउट जो किया है इसकी लोकेशन है। फिर वी हैव टू गिव अ डोमेन, तो लेट्स कॉल दिस आदिल ताफ अंडरस्कोर js projects dot surge dot sh। होपफुली ये डोमेन किसी ने नहीं ली हुई होगी पहले से, तो मुझे मिल जाएगी। और नेक्स्ट आई हैव टू गिव टोकन। तो माइनस माइनस टोकन एक बेसिकली एक फ्लैग है। और अब हमने किससे लिंक करना है, जो भी हमने सीक्रेट बनाई थी। अच्छा, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को हम इन्वोक करेंगे और इसके अंदर हम एक सीक्रेट को एक्सेस करेंगे जो भी हमने बनाई है। तो सीक्रेट प्लूरल होगा सीक्रेट्स डॉट, और जो अभी हमने नाम बनाया था सीक्रेट का वो नाम आ जाएगा। और मैं नाम भूल गया मैंने क्या बनाया था उसका। वो बैक हियर, यहाँ नाम तो नज़र आएगा, ठीक है। सर्च टोकन मैंने नाम रखा था सीक्रेट्स डॉट सर्च टोकन, ठीक है। ये हमारी ये हमारी सर्च की डिप्लॉयमेंट की कमांड बन गई। तो अब क्या होगा, सर्च आएगा इस डोमेन पर, पुश करेगा हमारे कोड को जो चेकआउट किया हमने, और ये ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन यूज़ कर लेगा ताकि मेरे अकाउंट से ये पुश हो जाए। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेसेस हटा देते हैं, इसको हम कमिट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो वी कैन डू स्टार्ट कमिट क्रिएटेड डिप्लॉय डॉट सर्च। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लगा लेते हैं कि क्रिएटेड अ वर्क फ्लो टू पुश टू डिप्लॉय project to search on push in master branch, ठीक है। और इसको हम कमिट कर लें। अच्छा, तो ये कमिट हो गया। आप देख सकते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स पे आएंगे तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लोज। इसके अंदर हमारी सारी वर्कफ्लोज हमारे होनी चाहिए ताकि गिटहब एक्शन इनको यूज़ कर सके। और ये हमारी YAML फाइल नज़र आ रही है हमें। अच्छा, अब हम एक्शन टैब में आएंगे अगर, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एक वर्कफ्लो है और ये एग्जीक्यूट हो रही थी। अब ये पास हो गया। लेट्स ओपन दिस, इसको बिल्ड करके देखते हैं कि अंदर हुआ क्या है। तो जितने भी हमने स्टेप्स बनाए थे, तो जॉब बनाई है इसने, सेटअप जॉब,
ठीक है। रन एक्शन स्लैश चेकआउट, इसने हमारा कोड चेकआउट किया, ठीक है। इसने नोड को इंस्टॉल किया है, ये रन किया है। सर्च को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इसका सारा लॉग भी आ रहा है। फिर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है, तो ये हमने देख रहे हैं मेरा जो टोकन मैंने दिया था उसकी मेरी यूज़र अकाउंट से इसने एक्सेस कर लिया और ये पब्लिश कर दिया, ठीक है। सक्सेस बता रहा है, ओके। एंड देन दैट्स इट। पोस्ट रन चेकआउट को कंप्लीट कर रहा होगा गिटहब का, और कंप्लीटेड जॉब सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया था कि इस URL पर डिप्लॉय किया है, तो वी कैन गो टू दिस URL और यहाँ पर मेरा जो स्टैटिक पेज है वो नज़र आ गया। अच्छा, अब जब भी मैं अपने गिटहब के ऊपर चेंज करूँगा तो क्या होगा, ये अभी एक बार हमने सेटअप करना था इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये एक बार सेटअप हो गया तो ये वर्कफ्लो अब चलेगी। अब क्या करते हैं, अब वापस आते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने ना ऑनलाइन को चेंज किया, तो नाउ आई हैव टू पुल द चेंजेस, ठीक है। तो ये फेच ओरिजिन मुझे करना है। फेच ओरिजिन करूँगा तो ये कंपेयर कर लेगा कि मेरे लोकल में और मेरे ऑनलाइन वर्जन में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो ये देखें एक कमिट रिमोट पे हुआ हुआ है, तो मुझे पुल करना होगा ताकि जो ऑनलाइन पे जो चेंजेस हैं वो मेरे पास अप्लाई हो जाए यहाँ पर। अब मेरे पास यहाँ पर ये गिटहब वर्कफ्लो का मेरे YAML मेरे पास लोकल में आ गई है, ठीक है। अच्छा, नाउ हम इंडेक्स में जाते हैं वापस, और यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 कर लेते हैं। तो ये हमने एक UI में चेंज किया। तो अगर हम लोकली चेक करें, अच्छा ये तो लोकल नहीं है, ये मेरा लोकल वर्जन है, ठीक है। पाथ आप URL से देख सकते हैं, दिस इज़ द लोकल वर्जन। तो मैंने एक बेसिक एक लिस्ट क्रिएट कर ली है प्रोजेक्ट 1, और लेकिन ये अभी ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, जब हमने ये वर्कफ्लो बनाया था तो पर्पस क्या था कि जब भी हम इसको पुश करेंगे तो जो भी चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली सर्च पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब जब हम वर्कफ्लो जब भी हम कमिट करेंगे तो क्या होगा, एक मशीन बनेगी Ubuntu लेटेस्ट की, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो लेट्स डू दिस एंड लेट्स मेक श्योर इट वर्क्स। तो ये हमने इंडेक्स को अपडेट कर दिया, एडेड लिस्ट फॉर प्रोजेक्ट, और इसको कमिट करते हैं। अच्छा, कमिट पर हमारा कुछ नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये है पुश के ऊपर, ठीक है। तो वी पुश टू द ओरिजिन, और जैसे ही हम पुश करेंगे, लेट्स गो बैक टू एक्शंस, रिफ्रेश, तो देखें ये अब रन हो रहा है फिर से, और हमारी जॉब रन हो रही है, ठीक है। तो वो सारे स्टेप्स रन होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट डिप्लॉइंग सक्सेस। अब मैं आऊँगा दोबारा से सर्च की URL पे, इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा कोड यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। तो ये वर्कफ्लो हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द मॉड्यूल भी, ताकि जो भी हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, ये एक हम इंडेक्स पेज बना लेंगे, इसमें हमारी सारी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, और एंड में जाके हम इसको अच्छा सा एक डिज़ाइन भी कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, गिटहब एक्शंस भी कवर कर लिए हैं, VS कोड आप इंस्टॉल कर लें, गिटहब सेटअप कर लें अपने सिस्टम के ऊपर। ये वाला एक असाइनमेंट जो अभी क्लास में किया है, प्लीज़ डू दिस, ताकि आप कैचअप हो जाएं अपने सिस्टम के ऊपर, और अपना एक URL आपके पास आ जाए जिसके ऊपर हम मॉड्यूल बी के सारे प्रोजेक्ट्स मेंटेन रखेंगे। ठीक हो गया, चलें। होप यू गाइस हैड फन टुडेज क्लास। फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे आगे।